मोमेंट के बारे में हम लोग जो डिस्कशन किए, क्या समझ में आया? मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। थोड़ा लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको वन लाइनर में लिखते हैं, ठीक है? मोमेंट of a force is the turning effect of force. Turning effect of force क्या मतलब है? मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको रोटेट करना है, मूव करवाना है तो यू अप्लाई ए फोर्स, रोटेट करना है तो यू नीड टू अप्लाई ए मोमेंट। समझ में आ रहा ना? एक ट्रांसलेशनल मोशन करना है, जस्ट अप्लाई ए फोर्स, इट विल मूव। रेस्ट में अगर है, घुमाना है तो रोटेशनल मोशन करना है तो यू हैव टू अप्लाई ए मोमेंट और टॉर्क। समझ में? सो इसका मतलब हुआ इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट कैन बी brought to rotation by the application of a moment or torque। मोमेंट का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। ये बात समझ में आया? किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन? मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो जब हम देखे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, डिस्कशन किए, और विद द डोर हम लोग देखे कि ये अगर कोई एक बॉडी है एंड सपोज इट इज पाइवोटेड समवेयर हियर, यहाँ पर पाइवोट कर दिया गया है, इसको यहाँ से खींच के उठाना आसान रहेगा कि ये जो बॉडी है इसको रोटेट करना है, ये बॉडी को हम यहाँ से खींच के उठाएंगे, आसान है। कौन सा केस में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा? सपोज व्हाट फोर्स इज लेस, F1 इज लेस और F2 इज लेस? F2 इज लेस। ये समझ में आ गया? सो इसका मतलब हुआ द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस को मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई विल से मोमेंट अबाउट O, बार बार एक्सिस लिखने में अच्छा नहीं लगता। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O इज मोर because the distance is more. So moment of a force about an axis depends upon क्या चीजें, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, है कि नहीं? सो पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स about an axis depends on, पहला चीज क्या देखे हम? डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, कितना फोर्स लगा रहे हैं। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंट होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताओ, कितने दूर पे आ रहा है? दूर पे मतलब कहां से दूर? ये पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सिस से कितना दूर पे है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सिस, है ना? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। खाली इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? चलो सोचते हैं और एक केस। आपको पता चला कि इस केस में ज्यादा मूवमेंट होगा, यही केस को मैं बदल देता हूँ। आई टेक ए केस लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ए फोर्स लाइक दिस, पता चल गया कि मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं। मैं अगर इधर को खींचूंगा तो ज्यादा मूवमेंट बनेगा कि कम मूवमेंट बनेगा? कम मूवमेंट बनेगा। क्यों ऐसे लगा आपको? अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए डोर के साथ, है ना? ये डोर को अगर हैंडल को पकड़ के परपेंडिकुलर डोर खींचेंगे तो आसानी से वो खुल जाता था या बंद होता था, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करके डोर के साथ कुछ छोटा सा एंगल करके खींचेंगे तो खुलता बनता नहीं था, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है?
ये जो है अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि इस केस में द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वाज दिस, इट वाज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन. इस केस में इट इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं? तो इसका मतलब magnitude of moment produced by a force about an axis depends upon magnitude of force, distance of point of application of force and direction of force, है कि नहीं? And also it depends on direction of force. तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये तीनों को जोड़ के मैं सिंगल लाइन में लिखना चाहता हूं, है ना? हम कह सकते हैं इन जनरल द मोमेंट ऑफ ए फोर्स about an axis, any axis is given by moment capital M is equal to F into L. सर ये L क्या है? Yes, where F is magnitude of force और L क्या है? L is not length, it is, बताएंगे किसका लेंथ? It is perpendicular distance of ध्यान रखना, perpendicular distance of line of action of force from axis. Perpendicular distance of line of action of force from the axis. समझ में आया? तो when I talk about the perpendicular distance of line of action of force, automatically कौन सा पॉइंट में फोर्स आ रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, एवरीथिंग इज टेकन केयर, है कि नहीं? एवरीथिंग इज टेकन केयर. तो क्या बता सकते हो यूनिट क्या बनेगा? यूनिट ऑफ मोमेंट ये है न्यूटन मीटर, और अगर सीजीएस में कहेंगे डाइन इंटू सेंटीमीटर. वो सब आप जानते हो, मैं एक यूनिट में बता रहा हूँ. आया समझ में? तो यूनिट ऑफ फोर्स हो गया न्यूटन इंटू मीटर. और ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ. वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो उसका डायरेक्शन होगा. डायरेक्शन किधर को है? अब देखना है कि बॉडी कैसे घूम रहा है, ठीक है ना? अगर हम कहेंगे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स. इन द प्रीवियस डिस्कशन वी हैव सीन, क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट with your thumb being open, let your fingers indicate the direction of rotation. If the body is rotating anti-clockwise or the moment is anti-clockwise, the moment is outwards. And if it is rotating clockwise, then moment is inwards. समझ में आया क्या? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होने से आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज होने से इनवर्ड होगा. ये आपको याद रखना है. अगर हम कहेंगे कि ये ऐसा है तो डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड की आउटवर्ड? ऐसे क्या हुआ? कोई बॉडी को ऐसे घुमा रहा है तो हम कहेंगे ये इनवर्ड है, क्लॉकवाइज है. आप इसको कहोगे इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर. और अगर ये ऐसा हुआ तो हम कहेंगे आउटवर्ड. ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं. क्या बात समझ में आया? अभी वैल्यू निकालेंगे बाद में. पहले देख के बताओ कि कौन सा केस में ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. आई एम गिविंग यू टू केसेस. इन which of following cases more moment is produced about
एक्सिस। कुछ केसेस दे रहा हूं। पहला केस में हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक डंडा है ऐसा, ये डंडा यहाँ पर पाइवटेड है। अब मैं इसको फोर्स देना चाहता हूँ। पहला केस में कौन सा केस में ज्यादा मोमेंट हो रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स दिया, और दूसरे केस में हम कहेंगे कि ये मैं दोनों केस में फोर्स बराबर लिया हूं, लेकिन फोर्स यहाँ पे दिया हूं। कौन सा केस में ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, केस 1 और केस 2? केस 1 में ज्यादा मोमेंट हो रहा है ना। फीलिंग में आना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली सोचे तो क्या है, इट इज द डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो तो फोर्स दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों का बराबर है, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, किस लाइन में ये एक्ट कर रहा है, कौन, फोर्स। और यहाँ का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, सो दिस विल क्रिएट मोर मोमेंट। सो दिस इज मोर मोमेंट इज फर्स्ट केस। Suppose I change the case, I go for another case. Now suppose I go for case B. मैं क्या किया हूं, ऐसा केस लिया हूं और एक ऐसा केस लिया हूं। अब बताना आपको कौन सा केस में, अभी देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम रहा, मैं फोर्स को बदल दिया, कौन सा केस में ज्यादा मूवमेंट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है कि नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पर ज्यादा फोर्स आ रहा है, तो इस केस में मोर मूवमेंट इन सेकेंड केस। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन, है ना। सेकेंड केस जहां पर तकलीफ होगा वहीं पर, तुम लोग तो ट्यूशन जा रहे हो, कहना कहीं जाके पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्यों आया, कोई चीजों को फील करने के लिए, ताकि जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा तुम देखोगे बुक का सारा कोचिंग तुम्हारे पास नहीं, भेज दूंगा पीडीएफ कर, सारा कोचिंग तुमसे बन रहा है, एक भी कोचिंग मैं नहीं करवाऊंगा, जबकि तुम सारा कोचिंग खुद कर पाओगे। उससे अच्छा और क्या है, मैं अगर बुक से एक भी कोचिंग नहीं करवाता हूँ और बोलता हूँ करके आओ, और तुम सारा कोचिंग कर लिए, तो हो गया ना पढ़ाई, और क्या, वही तो चाहिए। एक भी कोचिंग बुक से नहीं करवाऊंगा, जबकि तुम बुक का सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा कर पाओगे, ये दावा है। पहले चीजों को समझो। अच्छा, तीसरा केस में मैं आपको और एक केस देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि बता बेटा कौन सा केस में ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ये हुआ पहला केस, जिसमें मैं क्या किया, फोर्स को कुछ ऐसे लगाया। ये हो गया दूसरा केस, इसमें भी फोर्स को कुछ ऐसे लगाया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया। कितना टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा। हर एक केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर है। तीसरा केस में मैं केस को और भी टेढ़ा कर देता हूं, मैं कहता हूं कि जो फोर्स था, ये फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। तो सबसे कम मोमेंट कौन सा केस में बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा? थर्ड केस में कि सेकेंड केस में कि फर्स्ट केस में, कौन सा केस में मोमेंट इज लीस्ट अबाउट द एक्सिस ओ? क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों केस में बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर है, उसके बावजूद द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आप क्लियरली देख रहे हो, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है उस लाइन का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम हियर इज दिस। दूसरे केस में डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, distance of line of action from here is something this, है कि नहीं? yes. तीसरा केस में distance of line of action from here is this। कौन सा केस में distance of line of action आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, पहला केस में कि दूसरा केस में कि तीसरा केस में? कौन सा केस में? फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये और भी कम है। तो सबसे ज्यादा मोमेंट कौन सा केस में होगा, इस केस में। उससे कम मोमेंट इसमें, इससे कम मोमेंट इसमें। जबकि तीनों केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच मैटर्स।
So to combine all these three statements, I said it depends upon the magnitude of force and the perpendicular distance of line of action from axis. Perpendicular distance of a line from a point समझ में आता है ना, उस पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि नहीं? अच्छा, ये बात है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? ये अगर इस केस में मोमेंट को हम m1 कहते हैं, इस केस में मोमेंट को m2 कहते हैं, इस केस में जो मोमेंट बना उसको m3 कहते हैं, तो आप कहोगे m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 अबाउट द एक्सिस। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना आता है? देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लाइन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। यू वांट टू नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। कैसे निकालोगे? यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन टू दिस लाइन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से जाता हुआ दूसरा लाइन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिफरेंट, मतलब जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और वो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड ए पॉइंट कहते हैं। क्या बात समझ में आया? देखिए, थोड़ा आप दिमाग लगा पाते हो क्या? मैं अगर कहता हूं कि आपको एक छोटा सा केस देता हूं, ये वाला केस करो। सपोज आई हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस। कभी कभार ऐसे टिपिकल केस आएगा एंड यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट। सपोज दिया है ये 3 मीटर, ये दिया है 4 मीटर और पूछा है व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम ओ। ये लाइन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई डंडा रखा है, ऐसा कोई फोर्स दे दिया, हमें निकालना पड़ेगा। तो ये भी निकालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। ओ से ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। क्या बता सकते हो? थोड़ा मेहनत करें तो बता सकते हो। है किसी के पास दिमाग? टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? एक मिनट। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। मतलब ये एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा ना? होगा ना? हमें ये पता करना है व्हाट इज डी। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, क्या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप मुझे बता सकते हो? सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। इसको ढेर सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप जानते हो कि यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है? क्या कोई बताएगा? व्हाट इज द लेंथ ए बी? 5 मीटर। दैट्स वेरी गुड। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, इट इज 5 मीटर। लेकिन हमें तो डी निकालना है, ये निकल गया 5 मीटर, क्या फर्क पड़ता है इससे? चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है? हाफ बेस इनटू हाइट? नहीं, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, बोलो कितना होगा? हाफ 4 इंटू 3। हम इसको बेस लिए, इसको हाइट लिए, है ना? सोचो तो, अगर इसको बेस लेते तो किसको हाइट लेते? लेते ही नहीं लेते। हम बोलते हैं ये हाफ 5 इंटू डी। ये भी तो हुआ, सीधा सीधा डी का वैल्यू मिल गया 12/5। सो डी का वैल्यू हो गया 2.4 मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ इज 2.4 मीटर। आया समझ में? 2.5 कैसे हुआ भाई? 12/5 हुआ ना? हाँ सर, 12/5 क्या होता है? 5 को 10 कर दो, 12 को 24 कर दो। ऐसे सोचना है ना। मैं क्या किया? 12 आया बाई 5 आया, 5 को 10 कर दो, इसको 24 कर दो, 24/10 2.4। मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, खाली फिजिक्स। 1 रुपया भेज देना गूगल पे में,
ठीक है, आया समझ में सबको? Yes, sir. हमें क्या करना है कि हम जो जानते हैं उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बुक में इतना टेढ़ा न्यूमेरिकल नहीं दिया होगा, लेकिन हम लोग तो टेढ़ा बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे, है कि नहीं? वो तो स्कूल वाले ये सब नहीं करवाएंगे, वो तो नॉर्मल चीजें करवाएंगे। ये आया समझ में? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सर ये क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ सर, मतलब हाँ देखो समझो ना, हम तो सॉल्व कर दे रहा हूँ सर। हाँ ठीक, एज यू विश, बट देन मेरा कहने का मतलब है कि यू कैन लीव सम स्पेस। मैं तो वीडियो छोड़ दूंगा, है ना? मैं चाहता हूँ कि कम समय की क्लास है ना, तुम लोग थोड़ा समझने पे ज़्यादा फोकस करो। लिख तो लोगे घर में बैठ के ना, है कि नहीं? उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीइंग स्मॉल किड्स लिखना है, सुनना है, पढ़ना है, समझना है, 4 चीज़ आपसे होता नहीं है। दूसरा 4 चीज़ होता है, मोबाइल देखना है, खाना खाना है, गाना सुनना है, एक साथ वो 4 चीज़ एक साथ होता है। लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ लिखना, लिखने के साथ साथ समझना और आंसर भी करना, ये मुश्किल हो जाता है कि नहीं? जानता हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। दूसरा क्वेश्चन कैसा? ए बी है ऐसे, ये है कोई डंडा, मान लेते हैं ये डंडा, डंडे तो डंडा, ये डंडा का फंडा है, इधर है डंडा, डंडा हो गया कितना लेंथ 10 मीटर का, और पता चला कि ये पॉइंट है ओ, और हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक फोर्स लगा दिया हूँ। कैसा वाला फोर्स? ऐसा वाला फोर्स। कितने न्यूटन का? हम कहेंगे कि ये समथिंग कुछ भी न्यूटन का। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ओ, ठीक, ओ से, फ्रॉम ओ। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। What is the perpendicular distance of line of action of force from the point O? क्या करना है? करना क्या है? पहले लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करके देखेंगे। देखना बेटा, ये लाइन है, हमें ये लाइन का डिस्टेंस चाहिए ना, और इसके लिए क्या करना है? We have to drop a perpendicular। समझ में आ रहा है? We have to drop a perpendicular here, और हमें ये D पता करना है, नहीं? और ये एंगल 90 है। लुक एट दिस ट्रायंगल। क्या बता सकते हो साइन थीटा क्या होता है? P/h। हाँ, हम कहेंगे साइन 30 इज इक्वल टू, ये अगर एंगल को 30 लेंगे, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। इट इज P/h, नो डाउट, बट दैट इज इक्वल टू अगेन D, और h के जगह क्या लिखेंगे? 10। और साइन 30 का तो वैल्यू सबको आता है, कितना है? 1/2। तो D कितना हो गया? D हो गया 10 इंटू 1/2 इज 5 मीटर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। वो बोलेंगे ऐसा एक फोर्स दे दिया, मोमेंट निकालो। मोमेंट निकालने के लिए तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। पहले वो बात बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है नैन? मेरे को तो भेजना पड़ेगा 1 रुपया गूगल पे में, ज़्यादा मैथमेटिक्स पूछता है। पता चला खाया एक बड़ा 2 प्लेट सांबर, होता है ना, बड़ा के साथ सांबर फ्री है। नहीं, मेरे को तो समझाना है, लेकिन बड़ा के साथ सांबर फ्री है बोल के एक बड़ा के साथ अगर तुम 2 प्लेट सांबर खा जाओगे, होटल वाला जिएगा कैसे? हमारे तो चटनी पसंद होगा, क्या पसंद है? चलो मैं इधर थोड़ी रेस्टोरेंट खोल रखा हूँ कि तेरे पसंद की चीज़ सर्व कर दो। तुम तो ज़्यादातर वो खाते हो डेड बॉडीज कुक्ड ब्यूटीफुली, नहीं? कुक्ड ब्यूटीफुली बहुत सारे खाते हो ना इधर उधर की चीज़ें, नहीं जिंदा खा जाते हो। चलो ठीक, आया समझ में? अरे मेरा रिकॉर्ड हो रहा है साहब, तो टंग मत बोल। सर बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, डेड बॉडीज कुक्ड ब्यूटीफुली। आया समझ में? चल,
तो अभी हमें क्या समझ में आया, फिर से रिवाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नो डाउट। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तीसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों को क्लब करके सिंगल लाइन में बोलेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय F इंटू एल। फिर L क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बुक में इसे नहीं लिखा है, लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज करने के लिए मैं और एक केस देता हूं। सी दिस केस, सपोज यहां पर कोई एक डंडा है, ये डंडे को यहां पर पाइवट कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है। पहला केस में मैंने इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाया, कितना फोर्स? 10 न्यूटन। दूसरे केस में आई रिपीट द सेम केस बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज रिवर्स। मैं फोर्स को कुछ ऐसा कर दिया, अब ये फोर्स ऐसा आ रहा है, कितना फोर्स? वही 10 न्यूटन। क्या बता सकते हो इन विच केस मोर मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड अबाउट O? सेकंड केस। देखो, कोई बोला इक्वल, कोई बोला सेकंड केस। सेकंड केस। सोचो 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 सोचो, फिर से रिपीट करते हैं। वही तो मैं चाहता हूं तुम लोग फील करो। मोमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फाइनल स्टेटमेंट क्या था? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो लाइन है भैया, ये जो लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से ज्यादा है कि ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है? सेम तो है। अबे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है और इसका भी तो वही है कि नहीं? सही, वहां से नहीं लेंगे सर। हाँ, एक्सिस से तो लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम दी एक्सिस। वही तो स्टेटमेंट को पूरा सारे वर्ड को तुम लोग हजम नहीं कर रहे हो, खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके छोड़ दिया। किससे, कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? आप पूछेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ भुवनेश्वर, बोलो कहां से? कलकत्ता से, राउरकेला से, है ना? डिपेंड करता है कहां से। तो व्हेन आई से इधर द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस और द फोर्स इज लाइक दिस, दोनों केस में लाइन ऑफ एक्शन इज दिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस इज, अगर D है तो इस केस में भी तो D ही है। क्या दोनों केस में सेम मूवमेंट हो रहा है? नो सर, फिर से नो। अब तो अभी बोले हाँ नहीं, क्योंकि मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम मोमेंट कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम कहेंगे मोमेंट m1 हो रहा है और यहां पर अगर कहेंगे एक मोमेंट m2 हो रहा है, ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे। ये एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, है ना? तो आपको होगी इस केस में मोमेंट m1 इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू मोमेंट m2। कहां गया? सर ऊपर, सर तो नीचे है। तो अब ये क्या हो गया? ये इट इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू, ये वेक्टर है भैया। हाँ, अगर कोई पूछेगा कौन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, m1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि m2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप कहोगे दोनों बराबर है। लेकिन डायरेक्शन तो उल्टा एक दूसरे का है। ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, सॉरी ये क्लॉकवाइज बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। आर यू गेटिंग? तो मैं जितने सारी चीजें बोल रहा हूँ उसको सारे आपके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ तकलीफ क्या है कि यू आर ए थिन नेक बोतल, जो कि तुम्हारे अंदर धर आ सकता है बहुत सारी चीज। मैं एक बड़ा सा ग्लास हूँ जिसमें से डालने की कोशिश कर रहा हूँ पानी, तो मुझे डालने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा। तो मैं जब डालता हूँ कुछ बाहर निकल जाता है, इधर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम लोग इंटरेक्ट करते रहोगे, बोलते रहोगे सर ये होगा वो होगा, बात करते रहोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ फंस रहे हैं। देखो कितने छोटी छोटी चीजें में फंस रहे थे कि नहीं। इसको स्किप करके अगर मैं न्यूमेरिकल में निकल जाता तो कहाँ कर पाते तुम? सारे डाउट बन जाता। तो मैं सारा छोटी छोटी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसे पता चल रहा है? जैसे जैसे तुम लोग बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? तो जैसे तुम लोग बोलोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के पास कहाँ पे तकलीफ है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ए फनल हियर। अब डालने में आसान होगा कि नहीं होगा? तेरा नेक छोटा है क्या, मेरा फनल तो बड़ा हो सकता है ना। इसीलिए थोड़ा बात करते रहो बीच में, ठीक है? बोलते रहो, फील फ्री। ये स्कूल क्लास नहीं है। मैं कभी नहीं बोला कि मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। आई एम योर कंपेनियन। फिजिक्स तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो जो नील डाउन हो जाओ, मुर्गी बनो, मुर्गा बनो, अंडा दो, वो सब नहीं करवाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ओ, तो फिर से देखते हैं कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आया। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तीसरा डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों को अगर क्लब कर देंगे, एक लाइन में बोलेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय F into L। फिर F क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। L क्या है? डिस्टेंस मत बोलना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। किसका? फोर्स का। कहां से? फ्रॉम, अबाउट नहीं, फ्रॉम दी एक्सिस। गेटिंग? समझ में आ गया ना? अच्छा, और अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है तो डायरेक्शन कैसे बनता है? क्लॉकवाइज बन रहा है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आउटवर्ड। लेकिन हम लोग इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन को यूज नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके निपटा लेंगे। ठीक है, अभी और एक चीज समझना है मूवमेंट के बारे में। बोलो सर, मेरा एक डाउट था, वो पहले वाले केस में एक तो एक्यूट एंगल बना रहा था, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो किसके साथ एंगल बना रहा था? एंगल से मेरे को कोई मतलब थोड़ी है, मेरे को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से मतलब। ये वाला केस की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। नहीं, ये वाला केस में? अरे नहीं, ये वाला था क्या? नहीं सर, लास्ट का ये आप इस एंगल को क्यों देख रहे हो? व्हाई यू आर लुकिंग एट दिस एंगल? यहाँ पे भी एंगल को देखो तो बराबर तो ये। हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सारे को भूल गए अब डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो और एक चीज अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है और ये यहाँ पे हिंज हो गया है, पाइवट हो गया है। इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाया, F1, और एक फोर्स लगाया F2, और एक फोर्स लगाया, सपोज आई से समथिंग लाइक दिस, एक फोर्स लगाया F3। Three forces are acting on the body. Each force is trying to rotate this body about axis O by producing a moment. F1 will produce what type of moment? Moment produced by F1. Moment produced by F1 is clockwise or anti-clockwise? एंटी-क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? It is anti-clockwise. By F2 clockwise इसे खींचेगा, देखते घुमाने की कोशिश करेगा, is clockwise by F3। ऐसे आप कितने भी जोर से खींचोगे घूमेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं घूम रहा है? No movement is produced. Why no movement is produced? Force is there, direction is there, point of application is there. The point of application is certain distance from here. No. It depends upon all those things. But finally we have seen the moment of a force depends upon the product of magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force. इसका जो line of action है उसका यहाँ से distance क्या है? ये कोई line है. What is the distance of this line from this point? 0. It is on the line. है ही नहीं? So what is the moment produced by this force? 0. इसके लिए L क्या हो गया? 0 हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आया? Moment produced by F3 is 0. No moment is produced. Why? Because the line of action of force passes through the axis. जब भी line of action of force पास करता है एक्सिस में, वो कोई मोमेंट नहीं बनाता है। क्या बात समझ में आया? ये हमें समझ में आ गया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू दी। ठीक है, चलिए, तो क्या कंक्लूजन मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the axis, it does not produce
any moment about the एक्सिस, उस एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं बनाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. दिख नहीं रहा है तो आप खुद आया समझ में? तो जब भी किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक्सिस से पास करता है वो कोई मूवमेंट नहीं बनाता है। तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स के बारे में समझ में आया। मैं कुछ केसेस देता हूँ, आपको बताना है कौन कौन सा केस में क्या है मूवमेंट, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज मैं आपके लिए एक टेढ़ा सा फिगर बनाता हूँ। तुम्हारा बुक में इतना आसान फिगर दिया है, मैं थोड़ा टेढ़ा बनाता हूँ क्योंकि मैं टेढ़ा आदमी हूँ और आप लोग भी मेरे साथ रहते हो तो टेढ़े हो जाओगे कुछ दिन के बाद। ये ठीक है, और ये चलो ऐसा, मैं यहाँ पे ये हिंज है, यहाँ पर कोई डंडा है ऐसा सेट का, ऑन सिमेट्रिकल टी, है ना। चलो मानते हैं कि ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, कौन, ये लेंथ, और ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। कैसा फोर्सेस आ रहे हैं? चलो मानते हैं कि कुछ फोर्स आ रहा है यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है ऐसा, ये ऐसा कोई फोर्स आ रहा है ऐसा कोई फोर्स आ रहा है ऐसा, और ये कुछ फोर्स आ रहा है ऐसा, और एक फोर्स आ रहा है ऐसा, ऐसे करके ढेर सारे फोर्स में आपको दे दिया। एक दे दिया 10 न्यूटन का, दूसरा दे दिया 12 न्यूटन का, एक दे दिया 8 न्यूटन का, और ये दे दिया 6 न्यूटन का, ये दे दिया 5 न्यूटन का। ऐसे करके ढेर सारे फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं। ये काम आपका है करना। मुझे पता ही करना है कि व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स अबाउट पॉइंट O। हर एक फोर्स O में क्या मोमेंट बनाता है, समझ में? मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, F इंटू L। उसमें L क्या है, Perpendicular distance of the line of action फ्रॉम from the एक्सिस, और यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। चलिए हमें अब एग्जाम्पल के तौर पे सारा फोर्सेस का मोमेंट निकालना है। तो थोड़ा नाम लिखते हैं, फोर्स दैट इज F, फिर L, फिर मोमेंट, फिर डायरेक्शन। है 4 चीज लिखेंगे। कौन कौन सा फोर्स है, फोर्स का थोड़ा नाम पढ़ लिया जाए। 10, 12, 8, 6, 5, 10, 12, 8, 6, 5। थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। हाँ, ये सारा फोर्सेस के बारे में मुझे लिखना है। 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, और कौन कौन, 8 न्यूटन, और कौन है, 6 एंड 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। चलो आप लोग एल का वैल्यू भरो, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू भरना है हर एक केस में। फिर मोमेंट क्या होगा निकालना है, फिर डायरेक्शन इसका बताना है, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा डायरेक्शन हमें देखना है। ये टेढ़ा है तो सीधा कर देते हैं, ये सब भी टेढ़ा है। ठीक है, चलिए ये सारा केस में आपको भरना है वैल्यूज। क्या आप लोग वैल्यूज भर सकते हो? थोड़ा आपको टाइम दिया जाता है। अंदर घर में बैठ के देख रहा है, लिख पहले। हाँ, सोते रहता है सुबह, पहले लिखो फिर वेरीफाई करो। उसको भी गाली कर दी, वो वायरल हो जाएगा। चलिए
भर दिए, हो गया इतना देर? अरे नहीं, इतना देर लोगे बनाने के लिए, तो फिर तो पता चला क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नहीं एल निकालना है। एल निकालने के बाद एम निकालना बहुत आसान है। एम कैसे निकालते हैं? सिंपली एफ इंटू एल, और डायरेक्शन आप देख के बता लोगे क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं? तो ये सब भरना नहीं है, अभी भरना है सिर्फ एल। 12 न्यूटन के लिए एल कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। 12 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है बताओ? 12 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, कौन सा? ये 12 न्यूटन, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ ना? क्या आप बता सकते हो क्या है इसका डिस्टेंस यहाँ से? 2 मीटर। हाँ वो तो दिख रहा था, अब तक क्यों नहीं दिख रहा? मतलब बोलते तो हो, समझते नहीं हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस, ये लाइन यहाँ से कितने दूर पे? डाटा तो दिया है 2 मीटर का, आया समझ में सबको? सो ये हो गया 2 मीटर। वैसे ही सोचना है और बताना है बाकी केसेस में। ये 12 न्यूटन के लिए क्या होगा, 8 न्यूटन के लिए क्या होगा? 12 न्यूटन के लिए हो गया। 10 न्यूटन के लिए, अरे ये तो 10 न्यूटन है, सॉरी मैं तो 12 के लिए लिख दिया। हाँ 10 न्यूटन के लिए क्या होगा? 10 न्यूटन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? ओ भाई ऐसा, ये कहीं तो लाइन ऑफ एक्शन है नहीं? और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, है ना? सिमिलरली 8 न्यूटन के लिए सर पॉइंट में तो सर 0, मतलब सर ये लाइन ऑफ एक्शन passes through the point then the सर 0 होगा सर। पॉइंट नहीं, एक्सिस। एक्सिस सर 0 होगा मत बोलो, सर को खराब लगता है। सर हीरो है, 0 होगा खाली बोलना। सर 0 होगा, सर 0 होगा, सर 0 गया, खत्म, सर 0 हो गया। अब देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, इज इट नॉट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट? ओ यू से इट इज 0। 8 न्यूटन के चलते जो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ हो गया 0। चलो लड़की बताओ। 6 न्यूटन में 6 न्यूटन के लिए भी 0 बता दी। देखो कितना शानदार जानदार लड़की। ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? 2 मीटर। लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 1 मीटर। थोड़ा वो गंजा खाया क्या? हिचकी आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ये 1 मीटर। नहीं वो लड़की बहुत साफ है, मैं भी शुरू में थोड़ा नींद नहीं खुला होगा अभी पूरा, नहीं सर नींद खुल गया, वो पूरा हिचकी आया इसलिए 1 की जगह 2 बोल दिए। हिचकी आने से कोई 1 की जगह 2 बोलता है क्या? कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, बोलोगे यूवी। हिचकी आया मोनिका, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे। सर मेरा नाम युविका नहीं है। हाँ वही तो, हिचकी आने से कोई यूवी का मोनिका बोलता है क्या अपना नाम? नहीं सर मेरा हिचकी नाम आएगा? युविका नहीं है। हाँ वो समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, चलो 5 न्यूटन के लिए बताओ। अब अगर तुम सही हो प्रूफ करो, बताओ कि 5 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का क्या है? 4 मीटर। 5 न्यूटन ऐसे आ रहा है, ये डिस्टेंस 4 मीटर, सिंपल सा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर। आया समझ में? अब हमें समझ में आ गया व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फॉर ऑल दिस फोर्सेस, है कि नहीं? अब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय 10 न्यूटन। हो गया 10 into 4 40 न्यूटन मीटर। ये 12 into 2 24 न्यूटन मीटर। 8 के लिए 8 into 0 80 0 न्यूटन। 0 फिर न्यूटन मीटर लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई लाइन का लेंथ कितना है? 0 सेंटीमीटर, 0 किलोमीटर, 0 मीटर सब बराबर हुआ कि नहीं? उसमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं होता, यूनिट इज 0। 6 न्यूटन के लिए 6 न्यूटन मीटर। 5 मीटर न्यूटन के लिए 20 न्यूटन मीटर। चलो तुम लोगों को टेबल्स आता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताना किसके लिए? 10 न्यूटन के लिए। थोड़ा ध्यान से देखो, ये 10 न्यूटन ऐसे खींच रहा है, तो एक मिनट तुम लोग अभी बताओगे 10 न्यूटन के लिए क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा है सोचने में, इसके लिए सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर ये जो
चीज है वो अगर ऐसा घूमेगा तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और अगर ऐसा घूमेगा तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये तो है। अब देखो 10 न्यूटन कैसा है, कैसा है, इमेजिन करो, मनी मन में इमेजिन करो, मनी मन में इमेजिन करो, मनी मन में इमेजिन करो कि ये 10 न्यूटन कैसा दिख रहा है, ऐसा वाला दिख रहा है कि ऐसा वाला दिख रहा है। देखो तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो 10 न्यूटन है यहाँ पर रखने से ये एंटी क्लॉकवाइज को फेवर कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आया? अब सोचो 12 न्यूटन, फिर इमेजिन करो। इमेजिन करने का तरीका बता रहा हूँ, आंसर लिख के क्या करोगे, कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों को। 12 न्यूटन, 12 न्यूटन के लिए ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा वाला कि ऐसा वाला, ऊपर वाला दिख रहा है ना, तो आप कहोगे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 0 के लिए ये तो 0 है, क्या देखना है डायरेक्शन इसका, नहीं। हम दोनों के बीच में 0 रुपीस का उधारी है। तुम पूछोगे कौन दिया कौन लिया, जो दिया कोई लिया, क्या फर्क पड़ता है, 0 तो है ना, उधारी 0 है। तो अब 6 न्यूटन और 6 न्यूटन मीटर, सोचो 6 न्यूटन फोर्स कैसा है, ऐसा है। ये जो फोर्स है ये आपको कैसे दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये इमेजिन करना है मनी मनी। ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में दिख रहा है कि क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में दिख रहा है? देखो तो, ऐसा जाएगा तो क्लॉकवाइज, ये तो उल्टा जा रहा है, ऐसा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जा रहा है, ये पॉइंट में देखो, ये फोर्स कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। इसको इसके पास ले आओगे तो पता चल जाएगा, पास ले आओगे तो पता चल जाएगा कि कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आप कहोगे डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 था। और 5 न्यूटन के लिए 5 न्यूटन को लाओ इसके पास, ये जो 5 न्यूटन फोर्स है इसको इसके पास लाइए भैया, ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज है। क्या बात समझ में आया? अरे तो वहां से उठा के इसको यहाँ पर लाके इमेजिन करना है कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, समझ में आया? ये बात 6 न्यूटन में दिक्कत है सर, कैसे निकालें? 6 न्यूटन के लिए कहाँ है 6 न्यूटन, 6 डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। तो 6 न्यूटन को पहले उठाओ यहाँ से, उठाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, आओ इधर आके देखो, देखो ये है पॉइंट O, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, ऊपर नीचे नहीं लेना है, सीधे में ले आना है। यू कैन मूव द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पैरेलल। तो इसको यहाँ पर ले आएंगे तो कैसे होगा, 6 न्यूटन को यहाँ पे ले आए तो ये ऐसे हो रहा है, ये पॉइंट O है, तो कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, है ना। और दूसरा तरीका हुआ कि अगर ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 6 न्यूटन और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 न्यूटन को लाके रखेंगे तो क्लॉकवाइज वाले के ऊपर फिट बैठता है कि एंटी क्लॉकवाइज वाले के ऊपर, किसके ऊपर फिट बैठता है? हाँ, खत्म कहानी। आप बोलोगे सर यहाँ पे रखे इसलिए ना, अगर यहाँ पर रखे होते तो सपोज हम कहेंगे कि इसको मैं लेके यहाँ पे रख रहा हूँ तो अभी तो क्लॉकवाइज के साथ फिट हो रहा है, नहीं नहीं, ये पॉइंट कहाँ था, ये इससे नीचे था तो नीचे रखना है, ये ऊपर था तो इसको ऊपर रखना है, जैसे ये ऊपर रखना है, समझ में आ रहा है? जो ऊपर है उसको ऊपर रखना है, जो नीचे नीचे रखना है, जो लेफ्ट में रखना है, जो राइट में रखना है। जगह बदलोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ में आया? हाँ, क्या ये ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? यस सर। हाँ पक्का। चलिए देखिए, फॉर यू अनदर क्वेश्चन। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
क्या दिया है? दिया है ये है 4 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर और ऐसा दिया है। You have to find out moment of all forces about O. Moment of all forces about O. Force ही तो नहीं दिया, फोर्स दे देते हैं, फोर्स दे देते हैं। Moment of all forces एक, दूसरा, तीसरा, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ, ये एंगल दिया है, दिस एंगल इज गिवन। और क्या है ये फोर्स, ऐसे करके ढेर सारा फोर्स दिया हुआ है, वैल्यूज भी दिया हुआ है। ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है और ये समथिंग लाइक 8 न्यूटन है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। क्या मैं कर सकता हूँ? पहले बताओ। मैं तो कर सकता हूँ, तुम लोग कर सकते हो क्या? यस, तो फिर करो, प्रूफ करो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर कर लिए मेरा क्रेडिट, नहीं कर पाए तुम्हारा डिस्क्रेडिट, है ना? मैं कभी भी तुम लोगों को क्रेडिट नहीं दूंगा। कर लिए तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं कर लिए तो तुम लोग समझदार नहीं हो, है ना? चित भी पट, चित भी मेरा, पट भी मेरा, है कि नहीं? तो पहले हम टेबल बनाएंगे, फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, मूवमेंट, डायरेक्शन का। क्या हम कर सकते हैं देखें। जब तक आप करोगे तब तक मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया फोर्स, इतना तो फोर्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया फोर्स, ये हो गया L। सर ये ब्लॉक को ही लेके मतलब सर वो सर लेंथ ऑफ द ब्लॉक को ही लेके मतलब सर वो डिस्टेंस। हाँ लेंथ तो दिया है ना सब कुछ। हाँ सर। हाँ ये 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर, कितना है? 2 मीटर। ये भी 2 मीटर है, बार का लेंथ है 2 मीटर। ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे और मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। क्या बात है? कौन करता है पहले? 3 फोर्सेस का तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। मैं वैल्यूज लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ 10 न्यूटन का, फिर 20 न्यूटन का, फिर ये 12 न्यूटन का और लास्ट में लिखता हूँ 8 न्यूटन का। हर एक केस में L बताना है, ठीक है? जो दिमाग वाले बच्चे हैं वो फटाफट करेंगे। सारा क्लू बता चुका हूँ, थोड़ा टेढ़ा दे दिया हूँ, टेढ़ा है पर मेरा है। कर रहा है कि वीडियो देख रहे? कर अर्नब, थोड़ा बीच बीच में गाली कर देने से वो देखता रहेगा तो करेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1 सेकंड चाहिए और उसको मालूम नहीं कि 1 सेकंड होता है कितना। कुट खत्म, 1 सेकंड। सर 1 सेकंड दीजिए, मैं करता हूँ। 1 सेकंड में क्या पलक नहीं झपका सकते? मेरे वीर जवान ट्राई कर रहे हैं। हो गया?
खत्म। चले पहले इसके आंसर लिखते हैं, सही है गलत है देखते हैं। बताओ 10 न्यूटन के लिए क्या हुआ? आई विल नॉट चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, जस्ट टेल। जीरो 10 न्यूटन के लिए हो गया जीरो। अबाउट पॉइंट ओ 0 हो गया। हे भगवान, और कुछ लोग तो सर 0 भी बोल दिए। सर 0 ही है सर। एफ इंटू एल क्या था? सर ये पॉइंट 0 के लिए निकाला था, मतलब सर मैं उसके लिए देखा ही नहीं सर, ये पॉइंट ओ के लिए निकालना था। और एक घूमेगा तो किसमें घूमेगा? इसमें ही तो घूमेगा। हाँ सर मैंने देखा नहीं सर, पॉइंट ओ भी दिया है सर, मैंने ये देखा सर। मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस about axis O में बताना है आपको मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। टेन न्यूटन के लिए क्या आंसर होगा? जो सोचने में देर हो रहा है उसका मतलब क्या मालूम है? अभी तक चीजें जो है अंदर से बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दी एक्सिस, ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन। इसका डिस्टेंस कहां से यहां से कितना है? 2 मीटर। इतना देर क्यों हो रहा था? व्हाई डोंट यू एबल टू इमेजिन कि हम एक लाइन ड्रॉ किया, देख रहा हूं डिस्टेंस वहां से, इतना इमेजिन नहीं कर पाओगे? वही तो एबिलिटी है। कोई एक अच्छे स्टूडेंट की एबिलिटी है, हवा में देखेगा और सब कुछ इमेजिन कर लेगा, उसको दिखेगा पूरा पिक्चर। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? आंसर क्या हो गया इसका? 2 न्यूटन। सॉरी 2 मीटर। 20 न्यूटन फोर्स का 2 मीटर, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, और ये पूरा 4 मीटर है, ये 2 मीटर गया तो ये हो गया 2 मीटर। क्या बात समझ में आया? इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर। इसके लिए भी 2 मीटर। 12 न्यूटन, सर 12 मीटर 4 मीटर। 4 मीटर। आ रहा है ना धीरे धीरे पकड़ में? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड ए वुमन आल्सो परफेक्ट। नहीं सर मैन को करता है, मैथ को नहीं है सर। तो हम क्या कहेंगे आंसर इसका? 4 मीटर। 8 न्यूटन। अब फंसे, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। सर ये 4 और 3 सोचना, 8 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन भैया ये है कि नहीं? और हमें क्या पता करना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। ये है कि नहीं? इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। ये है डी, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। हाँ बताओ, व्हाट इज sin 30? 1/2। वो वैल्यू तो हम जानते हैं, इसमें बताओ। ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर। इज नॉट इट P/H? ये अगर ट्रायंगल हुआ, इसलिए तो मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। तुम बोले मेरे को आता है, खाता है? आता था बोलो। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो sin 30 कितना हुआ? P बाई सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड, एडजेसेंट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये D/4, sin 30 का वैल्यू 1/2 है। तो D कितना हो गया? 4 इंटू sin 30 दैट इज 2। तो इसके लिए भी 2 मीटर हुआ। क्या बात समझ में आया? हाँ, ऐसा क्वेश्चन देने से तुम लोग कर लोगे ना आगे? ना तो कभी किए नहीं, कर नहीं पाए, बात अलग है। ठीक, अब बताओ मोमेंट्स। 10 न्यूटन के लिए क्या मोमेंट बनेगा? 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन के लिए 40 न्यूटन मीटर। 12 न्यूटन के लिए 48 न्यूटन मीटर। 8 न्यूटन के लिए 16 न्यूटन मीटर। ये हम बताते हैं। अब डायरेक्शन कौन क्लॉकवाइज, कौन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये है पॉइंट O। किसके लिए डायरेक्शन जानना चाहते हो? 10 न्यूटन के लिए। कहाँ है 10 न्यूटन? यहाँ नीचे नीचे
ना, तो इसको नीचे करो। ये जो 10 न्यूटन फोर्स है यहाँ पे, ये 10 न्यूटन फोर्स कैसा मोमेंट बनाएगा? नीचे, ओ से नीचे ये 10 न्यूटन वाला फोर्स है कि नहीं? बताओ ये कैसा मोमेंट बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। समझ में आ रहा ना? अच्छा, फिर किसके लिए सोचना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन कैसा है? किधर है? इसका है इधर, राइट में, राइट में है, तो ठीक है। तो 20 न्यूटन कैसा है? ये थोड़ा इसको करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा है। ये कैसा बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 12 न्यूटन कैसा है? इधर को है, नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज। ये 12 न्यूटन है, तो कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज। और 8 न्यूटन, 8 न्यूटन कहाँ है? उसका लाइन ऑफ एक्शन इससे नीचे है, मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं? नीचे है और ऐसा है, तो क्या बनेगा? ये पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज बन गया। सारा फोर्सेस का डायरेक्शन हमने जान लिया। डायरेक्शन जानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, हमारा बुक में है ना, उसमें यह है कि अगर सारे का मोमेंट को मिला दो, जीरो हो गया, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन तब तक पहुंचने के लिए पहले सारे मोमेंट निकाल आना चाहिए, फिर उनको जोड़ते कैसे हो भी जानना चाहिए। क्या बात समझ में आया है? और इक्विलिब्रियम के ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, देखेंगे हम। फिलहाल तो हमें किसी भी बॉडी के ऊपर अगर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो कितना मोमेंट बनेगा वो हमें निकालना आता है, ठीक है। अगर एक पाइवोटेड एंड है तो निकाल देंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा और पूछूंगा, बताओ व्हाट इज द नेट मोमेंट, टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड। टोटल मोमेंट मतलब सारे जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको जोड़ देंगे, नेट एंटी क्लॉकवाइज। कुछ क्लॉकवाइज होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, एक से दूसरे को माइनस कर दें, जो बड़ा है वही डायरेक्शन रहेगा। मान लो 100 न्यूटन मीटर हुआ एंटी क्लॉकवाइज, 20 न्यूटन मीटर हुआ क्लॉकवाइज, तो नेट मोमेंट कितना होगा? 100 माइनस 20, 80 न्यूटन मीटर। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 100 न्यूटन मीटर ज्यादा था। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे 60 न्यूटन मीटर है क्लॉकवाइज, 40 न्यूटन मीटर है एंटी क्लॉकवाइज, नेट मोमेंट क्या होगा? 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, जो बड़ा है वही होगा। ये तो समझ में आता है ना? तो अभी अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर ढेर सारे ऐसे फोर्स दे देंगे, आप टोटल मोमेंट निकालने के बाद नेट मोमेंट भी तो निकाल सकते हो, इट कर सकते हो ना। चलिए अब हम करते हैं नेट मोमेंट। ये है हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट, ये ट्रायंगुलर प्लेट को यहाँ पर खींच कर दिया गया है ओ में। ये दिया है 3 मीटर, ये दिया है 4 मीटर, बताने की जरूरत नहीं कि 5 मीटर का होगा। और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। कैसे फोर्सेस आ रहे हैं? एक फोर्स आ रहा है, थोड़ा मोटा कर देते हैं, मोटा वाला फोर्स। ये एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, और दूसरा फोर्स आ रहा है ऐसा। ऐसे करके 4 फोर्स आ रहे हैं। आपको बताना ही है कि ये प्लेट घूमेगा क्या। अगर घूमेगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप जानते हो कि कैसे घूमेगा डिपेंड करता है कि उसके ऊपर मोमेंट कैसा है। क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब सारा फोर्सेस का मोमेंट निकाल के जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद पता चला कि नेट मोमेंट क्लॉकवाइज है तो ये प्लेट क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ये फोर्स है 20 न्यूटन का, ये फोर्स है 6 न्यूटन का, और ये फोर्स है 8 न्यूटन का। फाइंड टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड अबाउट द एक्सिस ओ। क्या आप इसको कर सकते हो? पहले बताओ। नेसेसरी क्लू बता चुके हैं पहले से, है ना? नेसेसरी क्लू हम पहले से बताए हैं। ये 4 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है, ट्रायंगल है, और आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दिस फोर्सेस। क्या मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ? करके लाओ अगले क्लास, बिकॉज यू पीपल हैव ट्यूशंस, अदर ट्यूशंस।
तो देखेंगे अगले क्लास, इसको आप कर लिए होगे तो हम पढ़ाएंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, कपल, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन, 4 चीज इसमें जुड़े हुए हैं चैप्टर में। ठीक है, सारा चीज को मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, लेकिन बिफोर दैट हमें इक्विलिब्रियम पढ़ा के उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करने होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।